जय देवभूमि उत्तराखंड। एक बार आपका फिर से स्वागत है सभी दोस्तों का व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के लाइव चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली बार देखा था उत्तराखंड हिस्ट्री में, हमने देखा था पिछली बार हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको उत्तराखंड का बेसिक क्लियर करवाया था पिछली बार। तो हमने इसमें देखा था पिछली बार बेसिकली जब हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात की थी, आपके प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात की थी और आपके हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात की थी। थोड़ा सा देख लेंगे प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और एट लास्ट हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। इन तीनों पे हमने पिछली बार बात की थी और हमने बेसिक समझा था इसका पूरा बेसिक समझा था कि इस पीरियड में उत्तराखंड की दृष्टि से, उत्तराखंड के संबंध में इस पीरियड में क्या कार्य हुए थे, ये हमने देखा था। दूसरा, हमने पिछली बार इस पीरियड की बात की थी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की, कि इस पीरियड में उत्तराखंड की दृष्टि से या उत्तराखंड के संबंध में यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए थे, ये हमने देखा था। तो थोड़ा सा फटाफट इस चीज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दोबारा इसको देखेंगे और हमारे भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था इतिहास का वह काल जब हमारे पास मानव तो अस्तित्व में तो था, मानव अस्तित्व में था, यानी कि होमो सैपियंस रहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में, और हमारे पास काल से संबंधित कोई भी लिखित प्रमाण नहीं था, रिटन एविडेंस नहीं था, लिखित प्रमाण नहीं था। उस काल को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यह मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, तो हमने कहा था कि उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है। परिभाषा तो सबके लिए सेम हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड की दृष्टि से अगर देखा जाए प्राग ऐतिहासिक काल हमारे लिए यूजफुल क्यों रहा, क्यों उपयोगी रहा, तो मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम, मैं एक बार फिर डेट यहां पर लिख रहा हूं। सर्वप्रथम 1856 मैंने बात की थी, दूसरा मैंने आप बात की थी 1877 की, तीसरा मैंने बात की थी 1951-52 की, और लास्ट में मैंने बात की थी 1956 की बात की थी। ये मैंने आपको 4 डेट मेंशन की थी आपके स्क्रीन के ऊपर, आपने देखा भी होगा पिछली बार, और मैंने इसको समझाया भी था। क्यों? क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल की जब भी बात आएगी तो जाहिर सी बात है दिमाग में एक चीज जरूर आ जाएगी। पिछली बार मैं ये चीज को रिवाइज करवा चुका हूं, हैनवुड साहब, ये हैनवुड साहब हमारे भूगोल पिता रिसर्चर हुए हैं, ज्योग्राफिस्ट हुए हैं। इन्होंने उत्तराखंड की दृष्टि से कहा था, इसलिए इनको, ये आपका टॉपिक पिछली बार नहीं हो पाया था, सुन लीजिए अभी। जो हैनवुड साहब हैं, इनको फादर ऑफ पैलियोलिथिक इन उत्तराखंड लिख रहा हूं मैं, फादर ऑफ पैलियोलिथिक, लिथिक यानी कि पाषाण काल के पिता। कौन? हमारे पाषाण काल के पिता कौन है? तो हमारे हैनवुड साहब, उत्तराखंड में पाषाण काल के पिता। तो ये याद रखना, उत्तराखंड में पाषाण काल के पिता आपके हैनवुड साहब है। इनको पाषाण काल का पिता इसलिए कहा गया है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने कहा था कि भैया ऐतिहासिक काल संबंधित उत्तराखंड में जो भी हमें एविडेंस मिले, कब मिले थे इनको? 1856 में। तो प्रागैतिहासिक काल बहुत पहले रहा है, तो इन्होंने 1856 में इस बात का प्रमाण कर दिया कि भैया जो भी चीज, जो भी एविडेंस हमें मिल रहे हैं वो जाहिर सी बात है आपके हिस्टोरिकल पीरियड से संबंधित है। इसलिए इनको पाषाण काल का पिता, उत्तराखंड में पाषाण काल का पिता एक नंबर में पूछा जाएगा पीसीएस लोअर पीसीएस में, तो हैनवुड साहब। दूसरा, मैंने आपको बताया था हैनवुड साहब के बाद आए थे आपके एक अंग्रेज, जिनके बारे में बताया था रिवेट कॉर्नर, ये भी आपको बता दिया था मैंने। रिवेट कॉर्नर साहब के बाद बताया था मैंने आपको यज्ञदत्त शर्मा, ये भी बता दिया था। आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको डीपली बताया हुआ है, अच्छे से बिल्कुल बेसिक क्लियर करा हुआ है आप लोगों को। तीसरा, मैंने आप बताया था लास्ट 1956 की मैंने बात की थी, और 1956 में मैंने आपको बताया था आपके उत्तराखंड के, जिनको पुरोधा कहते हैं, वो व्यक्ति जिनका नाम सभी जानते हैं, आपके शिव प्रसाद डबराल, सभी जानते हैं शिव प्रसाद डबराल जी को। यह वो शिव प्रसाद डबराल जी हैं जिनको उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया, ज्ञान का भंडार, ज्ञान कोश, इंसाइक्लोपीडिया। वह व्यक्ति जिनको इंसाइक्लोपीडिया के साथ साथ चारण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारण। चारण मीन्स होता है घुमक्कड़। यह वह व्यक्ति है जिनको चारण भी कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, उत्तराखंड का पुरोधा, उत्तराखंड का व्यक्ति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के इतिहास को अपने कलम से, अपनी माध्यम से उत्तराखंड का इतिहास लिखा। क्या लिखा? उत्तराखंड का इतिहास। शिव प्रसाद डबराल जी का मत, आप जब उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ते हैं, इनका मत आते ही रहता है बीच बीच में। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले, इसके बाद मैंने आपको बताया था आदिऐतिहासिक काल के बारे में।
इसमें हमने ऐतिहासिक काल के बारे में आपको बताया था किस समय। स्क्रीन ऐड कर रहा हूं, आगे चलेंगे। इससे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। एक तो आप ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, दूसरा आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जिस बच्चे ने उत्तराखंड का बेसिक जिसका क्लियर नहीं है, तो एकमात्र आईएएस एकेडमी, व्यास आईएएस एकेडमी के माध्यम से आप देखेंगे तो उत्तराखंड का बेसिक क्लियर होगा। ये हमारी गारंटी है। आप देखें एक बार और आपका बेसिक क्लियर होता रहेगा ऐसी। तो आगे चलते हैं। हमने पिछली बार बात की थी आदि ऐतिहासिक काल की। पिछली बार हमने बात की थी आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि सर्वप्रथम 4 चीजें बताई थी मैंने। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। वेद बताए थे, आपके पुराण बताए थे, आपका ब्राह्मण ग्रंथ बताया था, आपका ब्राह्मण ग्रंथ बताया था मैंने, और लास्ट बताया था मैंने आपको बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की मैंने बात की थी, और लास्ट मैंने आपको बताया था साहित्य। साहित्य ये मैंने आपको 4-5 चीजें बताई थी। वेदों में मैंने आपको बताया था, फटाफट से मैं आपका रिवाइज करवा दे रहा हूं। वेदों में मैंने आपको बताया था सबसे पुराना जो वेद है आपका, वो है आपका ऋग्वेद। और उत्तराखंड की दृष्टि से हमारे पास ऋग्वेद इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड का सर्वप्रथम वर्णन और उल्लेख, सर्वप्रथम वर्णन और उल्लेख, ध्यान देना। अब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर वहां तो उत्तराखंड लिखा गया था। नहीं, वहां पे दोस्तों उत्तराखंड नहीं लिखा गया था। वहां पर उत्तराखंड के लिए क्या लिखा गया था वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, देवभूमि कहा था, मनुष्यों की भूमि कहा था, पूर्ण भूमि कहा था, तप भूमि कहा था, खस देश कहा था, ब्रह्मपुर कहा था। ये सब नाम दिए गए थे किसने? ऋग्वेद नाम दिए उत्तराखंड के लिए। तो आप ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए वर्णित शब्द भी याद रखेंगे और सर्वप्रथम उत्तराखंड का वर्णन तो ऋग्वेद भी याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको वेद बताए थे, उसके बाद मैंने आपको वेदों के बाद बताए थे पुराण। पुराणों की संख्या बताई थी, टोटल 18 पुराण होते हैं, और 18 पुराणों में से हमने सिर्फ 2 पुराण लिए थे, मात्र 2 पुराण। कौन कौन से? एक लिया था आपका स्कंद पुराण और दूसरा लिया था आपने वायु पुराण। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। स्कंद पुराण को हमने 2 भागों में तोड़ा था। एक भाग में लिखा था हमने केदारखंड और दूसरे भाग में लिखा था हमने मानसखंड। केदारखंड यानी कि वर्तमान गढ़वाल और मानसखंड यानी कि वर्तमान कुमाऊं। दूसरा वायु पुराण में इसको पूर्ण भूमि कहा गया है, वह भूमि जो अपने आप में परिपूर्ण है, जहां देवता भी निवास कर रहे हैं और मानव भी, इसलिए देवभूमि कहा गया इसे। तीसरा मैंने आपको बताया था ब्राह्मण ग्रंथ का, ऐतरेय ब्राह्मण। ये मैं फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ब्राह्मण ग्रंथ का ऐतरेय ब्राह्मण में मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? उत्तर कुरु शब्द। क्या कहा गया है? उत्तर कुरु शब्द। यहां तक तो बात हो गई थी क्लियर। और बौद्ध साहित्य में इसे हिमवंत कहा गया था। क्या कहा गया इसे? हिमवंत। क्या कहा गया इसे? हिमवंत कहा गया है बौद्ध साहित्य में इसे। और साहित्य में मैं लास्ट बताया था एक कवि हैं आपके महाकवि कालिदास, ये बताए थे मैंने आपको। और कालिदास जो है आपके, इन कालिदास जी ने अपनी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में, किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या नाम दिया? अलकापुरी। ये जो भी नाम आ रहे हैं सब उत्तराखंड के लिए लिख रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। आप ये मत समझना कि इन्होंने उत्तराखंड के लिए, इन्होंने ये शब्द दिए हैं इस प्रदेश के लिए क्योंकि तत्कालिक उस समय क्या रहा है? ब्रह्मपुर क्षेत्र रहा है, तो ये नाम ब्रह्मपुर के दिए उन्होंने, जो आज हम उत्तराखंड के रूप में मानते हैं। तो ठीक है, तो महाकवि कालिदास ने नाम दिया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था इसकी कहानी कि अलकापुरी क्यों कहा गया है। आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले आगे उत्तराखंड का जो आज का मुख्य जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा उत्तराखंड की कुछ प्राचीन जातियां। देख लेंगे उत्तराखंड की कुछ प्राचीन जातियां, प्राचीन जातियां जिनको हम कहेंगे एंशियंट ट्राइब्स। हमारी एंशियंट ट्राइब्स,
एंसेंट ट्राइब से हमारी कुछ प्राचीन जातियां उत्तराखंड की। आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है उत्तराखंड की प्राचीन जातियां। ध्यान देंगे उत्तराखंड के एंसेंट ट्राइब्स जो भी है हमारी, उत्तराखंड की प्राचीन जातियां हैं हमारी जो, उन एंसेंट ट्राइब्स में देखेंगे उत्तराखंड की मुख्यतः कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जातियां मुख्यतः रही हैं। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। उत्तराखंड का इतिहास अभी तक आपने पढ़ा था प्री हिस्टोरिकल पीरियड, उसके बाद में थोड़ा सा आपको आगे ले गया था प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि आदिवासी काल में। आज जो मैं बात करने वाला हूं, जब आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड भी हो जाता है और आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी हो जाता है, इन दो पीरियड को बीतने के बाद जाहिर सी बात है आना चाहिए को क्या, ऐतिहासिक काल। जो मैंने हिस्टोरिकल पीरियड बताया था आपको, क्या आना चाहिए, ऐतिहासिक काल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लेकिन इस ऐतिहासिक काल को आने से पहले उत्तराखंड में कुछ क्या आती हैं, प्राचीन जातियां आती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड की कुछ प्राचीन जातियां कौन कौन सी है और इनका उत्तराखंड में क्या योगदान रहा है और इन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या क्या इनके मुख्य व्यवसाय थे, क्या क्या इन्होंने कार्य किया है और किसके लिए जातियां जानी जाती थी। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सर्वप्रथम हम जब ध्यान देंगे वो देंगे भैया उत्तराखंड में सर्वप्रथम, आप लोग, मैं उत्तराखंड को छोड़कर भी बात कर रहा हूं भारत की, तो सर्वप्रथम आर्यों का आगमन हुआ। किनका, आर्यों का आगमन हुआ। आप सभी जानते हैं आर्य मध्य एशिया से आर्य आए, सब सिंध प्रदेश से। कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे आर्य, मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया आपका सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, यहां से जब आर्य आए तो आर्यों ने अपना क्या जमाया, आधिपत्य जमाया। क्या जमाया, आधिपत्य। आर्यों ने अपना आधिपत्य जमाया भारत में। आर्य जब भारत में आर्यों ने अपने क्या किया, प्रवेश किया, आर्यपत्य ने प्रवेश किया, तो भारत के साथ साथ आर्य कहां आ गए, उत्तराखंड में भी इन्होंने अपना, उत्तराखंड में भी इन्होंने अपना आगमन किया। किन्होंने, आर्यों ने। आर्यों ने उत्तराखंड में अपना आगमन किया तो भारत के साथ साथ आर्य कहां पहुंच गए, उत्तराखंड में। क्यों, क्योंकि उत्तराखंड, देखेंगे ध्यान से, उत्तराखंड हमारा प्राचीन काल से, कब से, प्राचीन काल से, उत्तराखंड हमारा प्राचीन काल से, ठीक है, क्या रहा है, रहने योग्य रहा है, हमारा रहने योग्य रहा है, प्राचीन काल से रहने योग्य रहा है। यहां की सौंदर्यपूर्ण घाटियां, यहां की सौंदर्यपूर्ण घाटियां, ठीक है, यहां की नदी, प्यारी प्यारी नदियां, ठीक है, यहां के झरने, यहां का वातावरण, यह सब कुछ हर किसी को भाएगा। क्योंकि उत्तराखंड क्या है, देवभूमि है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्राचीन काल से यह स्थान रहने योग्य माना गया है। कौन सा, आपका उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। यह यहां पर जब आर्य भारत में आए तो भारत के साथ आर्यों का आगमन कहां हुआ, उत्तराखंड में हुआ। अब जब आर्य उत्तराखंड में आए तो आर्यों ने उत्तराखंड में अपना क्या किया, आधिपत्य जमाया। तो भैया उत्तराखंड में जब आर्य आए तो ब्रह्मपुर क्षेत्र था उत्तराखंड में, बता रहा हूं कई बार, पहले क्या था, ब्रह्मपुर क्षेत्र। इस ब्रह्मपुर क्षेत्र के अंतर्गत जब आर्य आए तो आर्यों के समकालीन यहां पर उत्तराखंड में और भी जातियां रही। जैसे एक छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगा, यह है भैया आपका उत्तराखंड, ध्यान देना, यह है आपका ब्रह्मपुर क्षेत्र। कौन सा, ब्रह्मपुर क्षेत्र। और एक स्थान पे कौन सी जाति आपकी, आर्य जाति। ध्यान देना, आर्य जाति। यह जो आर्य हैं, इन इस स्थान पे उत्तराखंड में पहले छोटे छोटे क्या थे, कबीले, छोटे छोटे कबीले टाइप के थे ये। और प्रत्येक कबीलों में प्रत्येक राजा क्या करता था, अपना शासन पाठ करता था। तो ध्यान से देखना, यहां पर आर्य हो गए, ये यहां पर आर्य जाति है, ठीक है। यहां पर आ गए शक, यहां पर आ गए कुषाण, यहां पर आ गए योध्य, यहां पर आ गए नाग, यहां पर आ गए मोखरी, ठीक है, यहां पर आ गए कोल,
यहां पर आ गए किरात, यहां पर आ गए खश। यह सर्वप्रथम आर्यों के बाद सब जातियां जितनी भी थी है, चाहे शक हुआ या कुषाण हुआ, ध्यान देना प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, चाहे शक हुआ या कुषाण हुआ, योध्य हुआ, नाग हुआ, मोखरी हुआ, कोल, किरात, खस, ठीक है, यह सब जातियां मानी जाती है किसके समकालीन? यह सब जातियां मानी जाती है आपकी आर्यों के समकालीन। किसके समकालीन? आर्यों के समकालीन। समकालीन होता है पैरेलल, यानी कि इस स्थान पर ये जातियां भी इस समय तत्कालिक समय में क्या कर रही हैं? निवास कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये जातियां क्या कर रही थी? निवास कर रही थी, तो आर्यों के समकालीन थी ये सभी जातियां। तो दोस्तों ध्यान देना, आर्य शक्तिशाली होते यहां पर क्या होता था उस समय? जैसे सपोज दैट एक जाति क्या हो गई? शक्तिशाली हो गई, ठीक है, शक्तिशाली, तो भैया जाहिर सी बात है और जातियां क्या हो जाती, थोड़ा सा डाउन पड़ गई। कैसे पड़ गई? डाउन पड़ गई। के बाद जैसे बात करते शकों की बात आई, तो शक एक बार खूब क्या हुए? ये शक एक बार खूब इनका वर्चस्व चला, फिर ये भी गए, फिर ये आए, इनका भी वर्चस्व चला, फिर मतलब जब जब एक जाति उठती और जातियां स्लो होती चलती जाती, ठीक है। तो बेसिकली इन जातियों से हमारे पास उत्तराखंड में क्वेश्चन तो अभी तक बना नहीं है। क्वेश्चन जहां से बनना है वो बनना है हमारा कोल से और किरात से और खस जाति से, यहां से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे भी, ठीक है। ध्यान देना, ये आपको समझ आ गया है कि भैया सर्वप्रथम आर्यों के समकालीन आपकी चाहे शक हुआ कुषाण सभी जातियां थी, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में मुख्यतः मानी जाती है तीन जातियां जो बड़ी प्रसिद्ध है। तीन जो जातियां थी प्राचीन जातियां, तीन जातियां बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है यहाँ की। वो तीन जातियां कौन कौन सी है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहा हूं। नंबर एक, ध्यान देना, नंबर एक जो जातियां जहां से क्वेश्चन बनता है वो थी आपकी कोल जाति। कौन सी जाति? कोल जाति। और दूसरी थी आपकी किरात, दूसरी थी आपकी किरात जाति, और तीसरी थी आपकी खस जाति। कौन सी? खस जाति, ठीक है। आप लोग ध्यान देना दोस्तों, जितने भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, ध्यान देना कि तीन जातियां मुख्यतः थी। कितनी जातियां? तीन जातियां मुख्यतः थी उत्तराखंड की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, जिसमें हमारे कोल आते हैं और जिसमें हमारे किरात आते हैं, जिसमें हमारे खश आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो जातियां हैं कौन कौन सी? कोल, किरात और खस। इन जातियों को कुछ तो कार्य रहा होगा भाई, जाहिर सी बात है उत्तराखंड में आधिपत्य जमाया तो कुछ ना कुछ तो कार्य रहा होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं को सर्वप्रथम कोल जाति के बारे में कि उत्तराखंड में कोल जाति ने क्या किया। ध्यान देना, बात कर रहे हैं हम किसकी? प्राचीन जातियों की, प्राचीन जातियों की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, प्राचीन जातियों में उत्तराखंड में मैंने आपको अभी बताया है कि जो सबसे पहले जाति है वो आपकी कौन सी है? कोल जाति। कौन सी? कोल जाति। यहां से कोल जाति से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो आपने देखने हैं। बात बाकी आपको कोल के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना इनफ है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं से नहीं बनेंगे। सर्वप्रथम एक तो क्वेश्चन बनेगा कि भैया कोल जाति का जो आगमन मिलता है हमें, कोल जाति का जो हमें आगमन का पता लगता है, किसका आगमन का जो पता लगता है वो हमें ऐतिहासिक आगमन का जो पता लगता है कि भैया कोलों का आगमन कैसे हुआ उत्तराखंड में, ठीक है। तो हमें आगमन का पता चलता है, एक रामायण ग्रंथ, दूसरा महाभारत, रामायण दूसरा महाभारत, ठीक है, तीसरा वेदों से, चौथा पुराणों से। इन सब से हमें पता लगता है कि भैया उत्तराखंड में कौन सी जाति आई है? कोल जाति आई है। चाहे आपके रामायण हो या आपकी महाभारत हो या आपके वेद हो या आपके पुराण हो, इन सब से इस बात का प्रमाण मिलता है कि उत्तराखंड में कोल जाति ने भी क्या किया है? अपना शासन किया है। यह कौन मानते हैं? निम्न एविडेंस, निम्न जो प्रमाण हमारे पास है, इन प्रमाणों को देख के हमें पता लगता है। ध्यान देना, आगे मैं बात कर रहा हूं इसमें कि भैया उत्तराखंड में जब कोल जाति आई तो उत्तराखंड की दृष्टि से कोलों ने क्या क्या किया। तो नंबर एक कार्य कोलों का कि कोल ने अपने यहां पर जब आधिपत्य जमाया उत्तराखंड में, क्या जमाया? जब आधिपत्य जमाया जब उत्तराखंड में कोलों ने, तो कोलों ने अपनी स्थानीय
कोलों ने अपनी स्थानीय भाषा के माध्यम से, ठीक है, जैसे कोलों ने अपनी स्थानीय भाषा के माध्यम से, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने नदी को, नदी, इन्होंने क्या कहा नदी को? गार्ड। तभी तो आज हम गार्ड कहते हैं, गार्ड। ये स्थानीय भाषा में प्रचलन है इनका, गार्ड, गदेरा, गार्ड, गदेरा, क्या कहा? गदेरा, ठीक है, गार्ड, गदेरा। यानी कि कोलों ने अपनी बोली भाषा में यहां के शब्दों का क्या किया है? इनका उल्लेख किया है अपनी बोली भाषा में। पहला पॉइंट याद रखना, कोलों ने दिए ना, नदी, नाले, ये सब नाम अपनी स्थानीय भाषा में दिए हैं कोलों ने, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान देना बोर्ड पे कि कोलों ने सर्वप्रथम आगमन हुआ था, इनसे पता लगता है कि कैसे आगमन हुआ, ऐतिहासिक जो हमारे पास क्या है? प्रमाण है। और दूसरा, इन्होंने स्थानीय भाषा में क्या क्या कहा गया है। तीसरा, बात कर रहे हैं जो आपकी क्वेश्चन जो बनेंगे और जो अभी तक क्वेश्चन बना हुआ है, एकमात्र जाति, एकमात्र प्राचीन जाति, एकमात्र प्राचीन जाति, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति। क्वेश्चन क्या बनता है? पिछली बार लोअर पीसेस में क्वेश्चन बना था कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोल जाति। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति तो कोल जाति। कैसी है? सबसे प्राचीन जाति। सबसे प्राचीन जाति आपकी कौन सी? कोल। तो यह ध्यान रखना, कोल आपकी सबसे प्राचीन जाति है। ये मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों बार बार कि कोल आपकी कैसी है? सबसे प्राचीन जाति है। दूसरा, स्थानीय भाषा में समझ लेना इनका, नदी, नाले, गाड़, गदेरे। तीसरा, रामायण, महाभारत हुआ, वेद हुआ, पुराण हुआ, उपनिषद हुआ, इन सब से इनके आगमन का हमें क्या लगता है? पता लगता है इनके आगमन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन पुटअप हो गया आप सभी का दोस्तों, क्या कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति, आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोल जाति, ठीक है। इसमें से 4-5 क्वेश्चन पुटअप होंगे जो मैं आपको बोर्ड में अभी आपको पुटअप करवा दूंगा। एक, दूसरा, प्राचीन के बाद है इनका आता है क्या? मुख्य व्यवसाय। क्या आता है इनका? मुख्य व्यवसाय। किनका? कोल का। इनका मुख्य व्यवसाय, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कोल जाति का। क्वेश्चन बनेगा कि कोल जाति का मुख्य व्यवसाय, तो भैया इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। क्या था? एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर के साथ साथ, वैसे मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है और इसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, ये लोग करते थे, ठीक है। तो मुख्य व्यवसाय पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर। क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर। ये कोलों का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि, एग्रीकल्चर था। 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए। लो भैया तीसरा क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यह जो जाति थी कोल जाति, इसका शौक क्या था? ये किस चीज का शौक पालते थे? शौक, हर किसी का शौक होता है। प्रत्येक जाति, जो जितनी भी प्राचीन जाति हैं, सब जातियों का अपना अपना शौक रहा है। शौक होता है फैशन, कि भैया तुम किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं शौक। तो आपके जो कोल थे, इनका जो शौक था, ठीक है, वो था संगीत प्रेमी लोग थे। कैसे लोग थे? इनको संगीत बड़ा प्यारा था, ठीक है, ये संगीत प्रेमी थे। और ध्यान देना, संगीत प्रेमी तो थे ही, साथ साथ में यह लोग संगीत प्रेमी के साथ साथ क्या करते थे? मदिरा भी प्रयोग करते थे। तो फैशन था मदिरापान, और संगीत प्रेमी, यह लोग संगीत प्रेमी के साथ साथ मदिरापान भी करते थे, ठीक है। मदिरा समझ रहे होंगे आप लोग, ये मदिरापान भी करते थे और संगीत प्रेमी भी थे। 3 क्वेश्चन पुटअप हो गए भैया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, अपने समय की। क्वेश्चन बनेगा, कोल, किरात, खस में से अपने समय की सबसे समृद्ध जाति, सबसे समृद्ध मतलब सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड जाति थी, जो समृद्ध थी। समृद्ध होता है जो अपने आप क्या हो? परिपूर्ण हो, समृद्ध। तो अपने समय की सबसे समृद्ध जाति थी आपकी कोल जाति, ठीक है, सबसे समृद्ध जाति थी आपकी कोल जाति। चौथा, 4 क्वेश्चन बन गए, 5 की मैं बात कर रहा हूं कि भैया ये जो जाति थी कौन सी? कोल जाति। जो आपकी कोल जाति थी, कोल जाति की अगर हम बात करेंगे किसकी?
रंग रूप की, अगर बात करेंगे इनके रंग रूप का, यानी कि इनके चित्र का वर्णन करेंगे, इनके चित्रण का वर्णन करेंगे, तो भैया यह दिखते थे काले। कैसे दिखते थे ये? काले और हल्के से भद्दे किस्म के। कैसे? काले और हल्के भद्दे किस्म के दिखते थे ये लोग। कैसे? भद्दे। तो भैया अगर इनका पूछेगा कि भैया कोल जाति का रंग रूप सौंदर्य चित्रण कैसा रहा, तो यह लोग काले और भद्दे किस्म के थे। प्यारे दोस्तों, कोल जाति से अभी तक एक ही क्वेश्चन बना हुआ है कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति तो आपकी कोल जाति। लेकिन हमको ध्यान देना है, इसके अलावा कोलों में बहुत कुछ है, जैसे इसका आगमन कहां से मिलता है? रामायण महाभारत से। दूसरा, इन्होंने उत्तराखंड में जब आए तो स्थानीय भाषा में नदी को कहा, गदेरा कहा, गाड़ कहा, ये सब उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में किया। तीसरा, ये भी समकालीन आर्यों के समकालीन थी। जातियां भी किसके समकालीन थी? आर्यों के समकालीन थी। चौथा, इनका फैशन क्या था? ये संगीत प्रेमी भी के साथ साथ मदिरा पान भी करते थे। पांचवा, ये जो जाति थी उसका मुख्य व्यवसाय आपका देख रहे हैं आप यहाँ पर एग्रीकल्चर था। छठा, एकमात्र प्राचीन जाति थी, ये मैं बता चुका हूं आपको। तीसरा, इनका रंग रूप सौंदर्य बनावट कैसी थी। और सातवां, मैंने आपको बताया था कि यह जाति अपने आप में सबसे समृद्ध जाति मानी जाती है। ठीक है, ये तो था कोल जाति के बारे में कि कोलों ने उत्तराखंड में अपना कैसे कैसे आधिपत्य जमाया। ठीक है, दूसरा, कोल जाति के बाद ठीक है उत्तराखंड में आती है कौन सी? किरात। तो भैया देखेंगे आगे, कोल जाति के बाद उत्तराखंड में आती है किरात जाति। कौन सी? किरात। ठीक है, कोल जाति को उत्तराखंड में, कोल जाति के बाद उत्तराखंड में कौन सी जाति आती है आपकी? किरात जाति। ध्यान रखना, किरात जाति किसके बाद आती है? कोल के बाद। तो एकमात्र उत्तराखंड की दूसरी प्राचीन जाति। ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड की दूसरी प्राचीन जाति तो कौन सी हो गई आपकी? किरात। किरातों को उत्तराखंड का आगमन, कोल के बाद कौन आते हैं? किरात आते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और किरातों का आगमन देखेंगे, किरात जब उत्तराखंड आए तो किरातों का सर्वप्रथम यह जाति अपनी व्यवस्था के लिए जानी जाती। किसके लिए? अपनी व्यवस्था के लिए यह जाति जानी जाती थी। इसका मैनेजमेंट, जिसका मैनेजमेंट था ना इस जाति का, वो कैसा था और कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यह मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, महाभारत के वन पर्व में, किसमें? महाभारत के वन पर्व, ध्यान देना, महाभारत के वन पर्व में किरातों को, किसको? किरातों को क्या कहा गया है? भिल्ल। क्या कहा गया है? भिल्ल। भिल्ल समझते हैं आपने? एक जाति पढ़ी होगी भिल्लनी। ये भिल्लनी जंगलों में रहने वाली क्या थी? जातियां थी भिल्लनी। तो भिल्ल कहा गया है किरातों को, किसमें? महाभारत के वन पर्व में। एक तो याद रखना है आपने, छोटा सा है, इसको याद कर जाओ कि किरातों को क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। दूसरा, इस जाति से क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो कैसे कैसे होंगे देख लो, स्क्रीन के ऊपर देख लो, मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं अभी। उत्तराखंड की एकमात्र प्राचीन जाति किरात, उत्तराखंड की एकमात्र प्राचीन जाति जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा, कैसी प्रथा? संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, आपकी ज्वाइंट फैमिली प्रथा पाई जाती थी, किसमें? किरातों में। अब देखिए भैया, सबसे प्राचीन जाति है उत्तराखंड की, कोल के बाद दूसरे नंबर की, और उस समय इस जाति में, किसमें? किरात जाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ी विचित्र बात है। आज लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा नहीं है, लेकिन उस समय थी। आज क्या हो गया लोगों का? आज तो यही है, सब अपना अपना अलग रहना चाह रहे हैं, सेपरेट रहना चाह रहे हैं, हर किसी को सेपरेट चाहिए। इवन कि आज तक
आजकल के बच्चों को भी अपना सेपरेट रूम चाहिए, स्टडी रूम अलग चाहिए, यानी कि सेपरेशन ज्यादा हो गया आज डेट पे। लेकिन यह क्या थी, प्राचीन के साथ साथ अपनी व्यवस्था देखिए ना, कितनी प्यारी व्यवस्था है। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। तो क्वेश्चन बनेगा एकमात्र प्राचीन जाति जिसमें संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है तो किरात जाति, ये याद रखना आप लोगों ने। दूसरा, ये दूसरा देखेंगे, एकमात्र प्राचीन जाति, एकमात्र प्राचीन जाति जो समय समय पर क्या करती थी, ऋतु प्रवास। तो भैया देख लो, ऋतु प्रवास समझा देता हूं मैं आपको कि ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास, दैट्स कॉल्ड, इंग्लिश में कहेंगे इसे सीजनल चेंज, सीजनल चेंज, ऋतु प्रवास। सीजनल चेंज यानी कि ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मीन समझ रहे हैं आप लोग कि भैया सीजन के टाइम पे आप लोगों ने ऋतु प्रवास का सटीक उदाहरण समझा होगा। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ी होगी। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जिसको हम कहते हैं झूम कृषि भी कहते हैं, इसे झूम कृषि भी कहते हैं इसे, ठीक है। किसको, ये जो ऋतु प्रवास वाली आपने देखा होगा, जब झूम कृषि करते थे तो स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं इसे, स्लैश और बर्न, स्लैश और बर्न, काटा और जलाओ कृषि भी कहते थे इसे। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, 6 महीने तक एक स्थान को साफ करते थे, वहां पर एग्रीकल्चर कृषि करते थे जब तक कि उस लैंड में फर्टिलिटी पावर हो, यानी कि उस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता हो। जैसे ही उपजाऊ क्षमता खत्म हुई, ये 6 महीने बाद दूसरी जगह क्या करते, जंगल साफ करते और यहाँ पर खेती करते। तो यानी कि 6-6 महीने क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सीजनल चेंज हो रहा है ना। तो वैसे ही ये जाति करती थी। जैसे ही सपोज मैं बात करूं, जैसे गर्मियों के समय, किसके समय, ध्यान देना दोस्तों, गर्मियों के समय तो ये लोग कहां चले जाएंगे, ऊपर पहाड़ों में। कहां चले जाएंगे, पहाड़ों में। और जैसे पहाड़ों में बर्फ गिरेगी, ये लोग नीचे मैदानों में आ जाएंगे, ठीक है। कहां जाएंगे, जो इनके घर होते थे मैदानों में घर, वहां जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 6-6 महीने सीजनल चेंज करते थे यह जाति। तो 2 क्वेश्चन पुटअप हो गए, संयुक्त परिवार प्रथा एक हो गई और दूसरा ऋतु प्रवास कर रही जाति, क्या कर रही है, ऋतु प्रवास, सीजनल चेंज ये जाति कर रही है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन, यह जो जाति थी इसका भी मुख्य व्यवसाय तो क्या था, एग्रीकल्चर नहीं था इसका मुख्य व्यवसाय, इसका सिर्फ व्यवसाय था कृषि। आप मुख्य व्यवसाय मत करना, इसका व्यवसाय कृषि भी था, ठीक है। तो मुख्य व्यवसाय किसका है, मुख्य व्यवसाय कोलों का रहा है, किनका, कोल जाति का रहा है कृषि मुख्य व्यवसाय, इनका सिर्फ व्यवसाय रहा है कृषि, ठीक है। और चौथा अगर हम बात करेंगे इनके रंग रूप और सौंदर्य की, किसकी, रंग रूप और सौंदर्य की, तो जो आपके किरात है ना, इनका जो रंग रूप और सौंदर्य है, ध्यान देना, रंग रूप का वर्णन जो किरातों का है वो कैसे दिखते थे, मंगोलाइड की तरह। कैसे दिखते थे, मंगोलाइड। आप लोगों ने मानव जाति अगर पढ़ी होंगी तो मंगोलाइड आपने पढ़ा होगा, प्रोटोएस्ट्रॉइड पढ़ा होगा, निग्रोलाइड पढ़ा होगा, ये सब मानव की जातियां हैं। और मानव जातियों में एक कहा था मंगोलाइड, तो ये कैसे दिखते थे, मंगोलाइड, जिनके आपने मंगोलाइड लोग देखे होंगे, चौड़ा माथा होता है, आपकी तिप्ती तिप्ती आंखें होती है, ठीक है, किसी का होंठ बाहर की तरफ रहते हैं। तो ये मंगोलाइडों का रूपरेखा का एक वर्णन है, उनके चेहरे का एक वर्णन है। तो ये जो किरात जाति थी ये कैसे दिखती थी, मंगोलाइडों की तरह। कैसे दिखती थी, मंगोलाइडों की तरह। तो किरात से 4 क्वेश्चन पुटअप हो गए। एक आपका, अब ध्यान देंगे जरा फटाफट से, एक आपका ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार पर था। दूसरा आपका सीजनल चेंज, ऋतु प्रवास। तीसरा आपका इनका व्यवसाय कृषि था। और चौथा आपका ये कैसे थे, मंगोलाइड प्रकार के ये किरात थे। तो आशा करता हूं आपको सब समझ आ गया होगा। जो मैंने अभी तक जो 2 जातियां पढ़ाई हैं, एक आपको कोल पढ़ाई है और दूसरी किरात पढ़ाई है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों जातियां अच्छे से आ गई होगी समझ में, क्योंकि मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको सिर्फ ये बताएगा जातियां आई थी और जिनसे क्वेश्चन बनेंगे वो कभी नहीं बताएगा आपको। दूसरा, कोल भी गए हैं, कोल जाति के बारे में पढ़ लिया, किरात के बारे में पढ़ लिया। अब देखेंगे तीसरी जाति के बारे में आपको बताएंगे। तो तीसरी जाति आती है दोस्तों उत्तराखंड में, जिसका नाम होता है खस जाति। कौन सी, खस जाति। ध्यान देना, उत्तराखंड में खस जाति का आगमन, ठीक है। तो उत्तराखंड में कोल के बाद
दूसरे नंबर पे आते हैं कौन, आपके किरात, और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके खश। तो यानी कि उत्तराखंड में की प्राचीन जाति, तीसरे नंबर की आपकी प्राचीन जाति खश। यह जो खस जाति थी, यह अपनी विशेषता, अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन सी विशेषता, अब कौन सी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, तो लो भैया आंसर देख लेंगे। यह अपनी प्रथा, प्रथा देखिए, यह अपनी प्रथा, प्रथा जानते हैं क्या होता है, अपनी प्रथा के लिए, किसके लिए, यह अपनी प्रथा के लिए बड़े ही फेमस हैं। जैसे सपोज दैट आपकी प्रथा क्या है कि भैया हमारी प्रथा यह है कि हमारे गढ़वाल में जब बेटी की शादी होती है तो भैया, जैसे गढ़वाल की बात करें और जौनसार को छोड़ के अगर बात करेंगे तो प्रथाओं की अगर मैं थोड़ा सा छोटी सी बात करूंगा एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे गढ़वाल में तो भैया लड़की की शादी होती तो बारात कौन लेके आता है, लड़का। कौन लेके आता है, लड़का। लेकिन जैसे ही हम जौनसार क्षेत्र में चले जाएंगे, अपने जौनसार क्षेत्र में, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, लड़की लेकर आएगी लड़के के घर बारात। ठीक है, अब आज होता है नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में, जौनसार क्षेत्र में अभी भी ये चीज, ये प्रथा प्रचलित। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रथा है। बेसिकली क्या है, एक प्रथा है। तो भैया ध्यान देना, जो खस जाति थी ये बेसिकली अपनी प्रथा के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। इसकी कौन कौन प्रथाएं थी, आइए देखते हैं बोर्ड पे कि कौन कौन सी प्रथाएं थी। इसकी मुख्यतः प्रथा थी, जो मैं आपको चार मुख्यतः बेसिकली प्रथा थी इनकी, जो बड़ी फेमस प्रथा थी। नंबर एक, ध्यान देना, नंबर एक था इसका घर जवाई प्रथा। घर जवाई प्रथा। नंबर दो, जेठो प्रथा। जेठो प्रथा। नंबर तीन, झटेला प्रथा। और नंबर चार, टेकुआ प्रथा। यह है भैया आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं चार प्रथाओं के बारे में। नंबर एक प्रथा देखेंगे आप लोग, तो आपके पास नंबर एक प्रथा आपकी घर जवाई प्रथा, दूसरी देखेंगे आपकी जेठो प्रथा, तीसरी देखेंगे आप अपनी झटेला प्रथा, और चौथी देखेंगे आप अपनी टेकुआ प्रथा। अब ये प्रथाएं बेसिकली हैं क्या, मैंने आपको बताया था प्रथा होती क्या है, एक प्रकार का जो हमारा क्या है, तरीका है, एक प्रकार का। अगर हम इस प्रथा, मतलब बेसिकली ये प्रथा मीन्स होता है कि हम उस समाज में रह रहे हैं जहां हम इन प्रथाओं को क्या करेंगे, अपने पे इन जो ये प्रथा है ना, अपने पे इन प्रथाओं को लागू करेंगे, तभी ये प्रथाएं क्या होंगी, मानी जाएंगी, तभी ये प्रथाएं बनेंगी। जब हम इनको अपने ऊपर लागू करेंगे तब ये क्या बनेंगी, ये प्रथाएं बनेंगी। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम कौन सी प्रथा थी। तो हमारे पास सर्वप्रथम प्रथा है, ध्यान देना दोस्तों, घर जवाई प्रथा। कौन सी, घर जवाई प्रथा। अब क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड की एकमात्र प्राचीन जाति जिसमें घर जवाई प्रथा प्रचलन थी, तो आपका आंसर पहला होगा खस जाति। पहला तो ये आंसर होगा। दूसरा आंसर क्या होगा कि भैया जो एक खस जाति है इसमें घर जवाई प्रथा है, तो आपको में क्या पढ़ना है कि इस प्रकार की जाति की महिलाओं को, इस प्रकार की जाति की महिलाओं को, ठीक है, इस प्रकार की जो जाति है, कौन सी खस जाति, इसकी जो क्या है, महिलाएं हैं, खस जाति की जो महिलाएं हैं, इनको घर जवाई रखने का क्या मिला था, अधिकार मिला था कि भैया आपको राइट है, आपको अधिकार है कि आप क्या रख सकते हैं, घर जवाई रख सकते हैं। तो एकमात्र आपकी प्राचीन जाति कौन सी हो गई, खस जाति, जिसमें घर जवाई प्रथा थी। और घर जवाई प्रथा के अंतर्गत जो ये महिलाएं थी, इनको क्या रखना पड़ता था, घर जवाई रखना पड़ता था। कंपल्सरी नहीं था, रख भी सकते, अधिकार तो है, अधिकार है, लेकिन भैया अधिकार अपने तक ही सीमित है। कोई चाहे तो रख सकता है, कोई चाहे तो नहीं रख सकता है। तो क्या है, ये अधिकार है, क्या है, अधिकार है। ये वो नहीं है कि
थोपा गया हो कि नहीं जी रखना ही रखना है, ये थोपना नहीं है, ये राइट है, अधिकार है आपका, आपका मौलिक अधिकार जैसे होते ना कि भैया आपका मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, तो वैसे ही आपका क्या है, अधिकार था इस जाति को कि रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। दूसरा दोस्तों ध्यान देंगे आप, दूसरा है आपका जेठो प्रथा। कौन सी? जेठो प्रथा। तो पहला तो क्वेश्चन इजी वही बनेगा कि निम्नलिखित में किस जाति के अंतर्गत जेठो प्रथा का प्रावधान था, तो खस जाति के अंतर्गत एक नंबर क्वेश्चन तो यही पुटअप हो गया। दूसरा, इस प्रथा के अंदर क्या था, तो भैया ध्यान दो, जेठो प्रथा जो थी ना हमारी, इस प्रथा के अंतर्गत, किस प्रथा के अंतर्गत आपकी? जेठो प्रथा के अंतर्गत। लो मैं यहां पे लिख रहा हूं जेठो प्रथा, ये जेठो प्रथा मैं यहां पे आपको मेंशन करके दिखा रहा हूं। इस प्रथा के अंतर्गत अगर क्या होगा, कल के दिन, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, कल के दिन क्या होगा, संपत्ति का बंटवारा होगा। क्या होगा? संपत्ति का बंटवारा होगा, संपत्ति का बंटवारा। तो सपोज दैट कोई 4 भाई हैं, कितने भाई हैं? 4 या 5 या 6, जितने भी भाई हैं, सपोज दैट कोई 4 भाई हैं और भगवान ना करे वो 4 भाइयों में कल के दिन क्या होगा, पिता की संपत्ति का बंटवारा होगा। तो इस प्रथा के अंतर्गत, जेठो प्रथा के अंतर्गत सबसे बड़े भाई को, किसको? सबसे बड़े भाई को संपत्ति पे क्या दिया जाएगा? अधिक अधिकार दिया जाएगा। ध्यान रखना, संपत्ति पे क्या दिया जाएगा? अधिक अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, जेठो मीन्स होता है बड़ा भाई, जेठो मीन्स होता है बड़ा, जेठ मतलब होता है बड़ा। आपने सुना भी होगा कि जेठ यानी कि मतलब हस्बैंड का जो जो महिलाएं बोलती ना जेठ, यानी कि हस्बैंड का बड़ा भाई जेठ होता है। तो जेठो प्रथा यानी कि सबसे बड़ा। तो इस प्रथा के तहत, जेठो प्रथा के तहत अगर संपत्ति का बंटवारा कल के दिन होगा, पिता की संपत्ति का बंटवारा, तो बड़े भाई को संपत्ति में अधिक अधिकार मिलेगा, यानी कि बांटते वक्त उनको कुछ ज्यादा दिया जाएगा। दैट्स क्लियर दोस्तों। घर जमाई प्रथा भी, जेठो प्रथा भी। तीसरा दोस्तों आपके पास बस्ती है कौन सी? आपकी झटेला प्रथा। कौन सी? झटेला प्रथा। तो आओ झटेला प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं। झटेला प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत कौन सी प्रथा? झटेला। तो झटेला बेसिकली किनको कहा जाता है? एक नाम दिया गया है झटेला। इस प्रथा के अंतर्गत अगर भगवान ना करे, अगर भगवान ना करे किसी महिला के पति क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है किसी महिला के। ध्यान देना, किसी महिला के क्या होगा? किसी महिला के पति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस पति से उत्पन्न कोई संतान है ना, ध्यान देना, किसी महिला के पति की मृत्यु अगर इस पति से उत्पन्न संतान होगी ना, संतान क्या होगी? संतान। तो उस संतान को जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा झटेला। ध्यान देना, उस संतान को क्या कहेंगे? जैसे सपोज दैट गांव क्षेत्र में किसी का क्या नहीं, पिता नहीं है, तो उसकी जो संतान कहेगी इस जाति के तहत, खस जाति में जो जिसका पिता नहीं होता था और जो संतान अकेली होती थी, माँ के साथ रहती थी, पिता नहीं था, उनको सबको क्या कहा जाता था? झटेला। क्या कहा जाता था? झटेला। तो बेसिकली एक नाम था झटेला, और इसकी एक प्रथा भी बनाई गई थी बाद में कि भैया जितने भी है ना जिनके पिता नहीं है उन सबको क्या बोलेंगे हम अब? झटेला बोलेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि झटेला बेसिकली क्या था। तीसरा दोस्तों आपका समझ आ गया, घर जमाई भी आ गया, जेठो भी, झटेला भी आ गया। अब आपका लास्ट बताए टेकुआ प्रथा। कौन सी? टेकुआ प्रथा। तो आओ भैया इसमें भी देख लेते हैं जरा, इसमें भी गेम खेल लेते हैं। टेकुआ प्रथा में आ जाओ, स्क्रीन ऐड कर रहा हूं। नेक्स्ट आपकी टेकुआ प्रथा। कौन सी प्रथा? टेकुआ प्रथा की मैंने बात की थी। अभी मैंने आपको बेसिकली 4 प्रथा लिखाई थी। एक आपको लिखाई थी घर जमाई, थोड़ा सा फटाफट देख लेंगे। दूसरा जेठो, तीसरा झटेला। इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आपको मैं यहां पे थोड़ा बहुत इनके बारे में समझा सकूं। घर जमाई में क्या था कि महिलाओं को अधिकार था। इसमें क्या था? संपत्ति में बड़े भाई को अधिक अधिकार। इसमें क्या था कि जिनका पिता ने उनको झटेला कहेंगे। अब बची टेकुआ। इस प्रथा के अंतर्गत, किस प्रथा के अंतर्गत? टेकुआ प्रथा के अंतर्गत
इस जाति की महिलाओं को, इस जाति की महिलाओं को, इस जाति की महिलाओं को, ठीक है, अवैध रूप से, कौन से रूप से? अवैध, वैध नहीं था, अवैध रूप से अपने साथ पुरुष रखने का अधिकार था, पुरुष रखने का अधिकार था। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना कि ये जो टेकवा प्रथा है, उधर आपने इससे पहले देखी झटेला प्रथा, क्या नहीं है? पति नहीं है। अब जिसका पति नहीं है वो इस प्रथा के तहत, टेकवा प्रथा के तहत अपने साथ अवैध रूप से क्या रख सकती हैं? पुरुष रख सकती हैं, बशर्ते, शर्त क्या थी? शर्त देख लेंगे। शर्त यह थी कि जो ये पुरुष होगा ना, ये पुरुष, ये जो पुरुष होगा, यह सिर्फ क्या रहेगा? घर चलाने का माध्यम, घर चलाने का माध्यम रहेगा। ये पुरुष क्या रहेगा? ये घर चलाने का माध्यम रहेगा ये पुरुष। और ये जो माध्यम रहेगा, यानी कि इसके अनुसार, जो पति के अनुसार घर चल रहा था ना, जैसे पहले पति ने घर को व्यवस्थित किया हुआ था, मैं अगर बात करूंगा पहले पति ने क्या किया था, घर को व्यवस्थित, जिसकी मृत्यु हुई थी उसने, पहले पति ने क्या किया था? घर को जैसे व्यवस्थित किया था ना, व्यवस्थित, वैसे ही यह जो सेकंड रखे गए अपने साथ अवैध रूप में, वह क्या होगा? इसी आधार पर घर को चलाने का माध्यम रहेगा, ठीक है। इवन हाँ, अगर इसका संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है अभी तक, ध्यान देना, इसका संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है अभी, इसका जो जिसको साथ में रखा गया, हाँ, लेकिन अगर शर्त अनुसार इसका क्या होता है उत्पन्न, इस पुरुष से जो रखा गया है, अगर इससे उत्पन्न क्या होगा? पुत्र होगा, तो इस पुत्र का, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, संपत्ति पे, किस पे? संपत्ति पे क्या होगा? बराबर अधिकार होगा। तो भैया आप सभी मेरे दोस्त लोग जितने भी जुड़ चुके हैं व्यास आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप सबको मैं यही बताना चाहूंगा एक बार फिर से कि दोस्तों उत्तराखंड की जितनी भी प्राचीन जातियां हैं, इनके बारे में आपको बिल्कुल बहुत डीपली समझाया गया है और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया गया है। और हमारा तरीका ये है समझाने का कि हम आपके दिमाग में इस चीज को कैसे याद करवाएं, ठीक है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले घर जुआई प्रथा पढ़ाई थी, ठीक है। घर जुआई में अधिकार था, जेठों में क्या था? बड़े भाई को अधिक संपत्ति का अधिकार था। झटेला में क्या था? इस प्रथा के तहत उनको झटेला कहेंगे। ये खसों की प्रथा है। और लास्ट में आपको पढ़ ही रहे होंगे टेकवा प्रथा, इसमें क्या रख सकते हैं? अवैध रूप से अपने साथ पति रख सकते हैं, लेकिन पति क्या होगा? सिर्फ माध्यम होगा। क्या होगा? पति क्या होगा? सिर्फ माध्यम होगा, किसका? घर चलाने का। लेकिन हाँ, अगर इस पति से जो रखा हुआ अवैध पति, अगर इससे उत्पन्न क्या हो जाए? पुत्र हो जाए, तो उसको क्या मिलेगा? संपत्ति पे अधिक अधिकार, बराबर अधिकार, अधिक नहीं बराबर अधिकार मिलेगा। ये बराबर लिखा हुआ है तो बराबर अधिकार मिलेगा। खस जातियों में अन्य प्रथाएं थी। इन चार प्रथाओं को छोड़कर खस जातियों में ऐसी प्रथा रही हैं, जैसे खस जाति के लोग, अब थोड़ा सा देखेंगे और प्रथाओं के बारे में इनका। जैसे खस जाति के लोग अपनी सबसे बड़ी पुत्री को, किसको? सबसे बड़ी पुत्री को मंदिर के पुजारी को दान देते थे। किसको? मंदिर के पुजारी को। यह भी ध्यान रखना, मंदिर के पुजारी को दान देते थे। कौन? आपके खस लोग। सबसे बड़ी बेटी को, सबसे पहली बेटी को मंदिर पुजारी को क्या देते हैं लोग? दान देते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रथा थी ऐसे पहले, वैसे ही उत्तराखंड में खसों ने अपनी बड़ी पुत्री को कहां दान देना था? मंदिर में दान देना था। दूसरा, खसों के संबंध में यह भी कहा गया है कि भैया खस लोग क्या जानते थे? जादू टोना के बारे में भी अवगत थे। जादू टोना, ठीक है। दूसरा, यह स्थानीय देवताओं के बारे में भी जानते थे। स्थानीय देवताओं के बारे में, ठीक है, स्थानीय देवताओं के बारे में ये लोग जानते थे। तीसरा, भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये भूत प्रेत पर भी क्या करते थे? विश्वास करते थे। ये जाति भूत प्रेत पर विश्वास करती थी।
दूसरा, इनके समय जागर का भी प्रचलन मिलता है। किसका? जागर का भी प्रचलन मिलता है। तो भैया यह चीजें ध्यान रखना, इनके समय जागर का भी प्रचलन मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपकी खस जाति थी, इस खस जाति के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया इनकी 4 तो प्रथाएं थी। कौन कौन सी? घर जवाई, जेठो, झटेला और टेकवा। इसके अतिरिक्त यह लोग बड़ी पुत्री को मंदिर में दान देते थे। दूसरा, ये जादू टोना का भी जानते थे, इनके बाद ये इस चीज के बारे में जादू टोना के बारे में जानते थे। तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा आप लोग ध्यान देंगे, यह देवता, स्थानीय देवता को भी मानते थे, भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे, जागर पद्धति का प्रचलन भी मिलता है इनके समय। तो यानी कि खसों के समय। ठीक है, तो ये जो आज आपका टॉपिक रहे था वो था आपका उत्तराखंड में कुछ प्राचीन जाति। तो दोस्तों, आशा ही नहीं अपितु उम्मीद भी करता हूं आप लोगों से, जितने भी व्यास आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, कि आपको जितना मैंने आज पढ़ा है उत्तराखंड में प्राचीन जातियों के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यही मैं आपसे उम्मीद रखना चाहूंगा। और लास्ट में आपका अपना राज थपलियाल यही कहना चाहेगा कि दोस्तों, हमारा उद्देश्य है और हमारा मकसद भी ये है कि उत्तराखंड के प्रत्येक बच्चे को उत्तराखंड के बारे में जरूर अवगत होना चाहिए। अभी तो आपका क्या है, एग्जाम से कंपटीशन एग्जाम चल रहे ना अभी आपने जो फॉर्म भरे होंगे उसके लिए तो पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज है। और बेसिकली मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं प्रत्येक बच्चे को, उत्तराखंड के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित देखना चाहता हूं। कैसा? शिक्षित देखना चाहता हूं। खासकर शिक्षित कैसा? एक तो हो गया शिक्षित कि हाँ भाई स्कूल पढ़ रहा है। दूसरा, इस तरह शिक्षित देखना चाहता हूं कि उसको अपने राज्य के बारे में पहले पता हो। किसके बारे में? अपने राज्य के बारे में पता हो कि भैया मेरे राज्य का भी कुछ इतिहास है। ठीक है, कहते हैं ना कि उन्नति हमारी तभी है जब हम पहले अपने बारे में और अपने राज्य के बारे में अच्छे जानेंगे। देश तो तब है जब पहले सबसे पहले हमारा घर है, फिर हमारा क्या है, घर के बाहर क्या होता है, स्टेट, राज्य है ना। सबसे पहले तो हम घर को समझेंगे, फिर अपने राज्य को समझेंगे। देश तो है ये, देश तो सभी मानते हैं, आप मानते हैं, हम मानते हैं, हर कोई मानता है, लेकिन सबसे पहले अपने राज्य का हमारा इतिहास क्या है। ठीक है, कई बच्चों को मैं सुनता हूं, कई बच्चों का मेरे से क्या होते हैं, कई बच्चों को क्वेश्चंस मेरे से होते हैं कि सर उत्तराखंड का इतिहास क्या रहा होगा, उत्तराखंड तो कब बना, 2000 को बना, 2000 में के बाद तो क्या इतिहास रहा उत्तराखंड का। लेकिन यह पता नहीं है कि वास्तविक में उत्तराखंड का जो इतिहास है यह प्राग ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऐसे थोड़ी नहीं कहा गया इसे देवभूमि। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं यही आप लोगों से उम्मीद करना चाहूंगा कि जो भी आप लोग मुझे देखेंगे व्यास आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, आशा और उम्मीद के साथ यही कहूंगा कि आप लोग क्या पढ़ें, कम और अच्छा पढ़ें। क्या पढ़ें? कम और अच्छा पढ़ें। और लास्ट में मैं अपने दोस्तों को यही, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना बेसिक क्लियर करने के लिए उत्तराखंड की परीक्षा वाणी का जरूर अध्ययन करें। क्या कहूंगा कि परीक्षा वाणी का जरूर अध्ययन करें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा वाणी से आपका 70% कितना, 70% आपका कवर हो जाएगा और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा 70%। किससे? परीक्षा वाणी से। ठीक है, कई हमारे साथी बोलते हैं कि सर आप लाइव बोल देते हो, कि आप लाइव कहते हैं कि बच्चों को कि आप परीक्षा वाणी पढ़िए। तो भैया मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि परीक्षा वाणी एक ऐसी पुस्तक है जो प्रत्येक बच्चे को पढ़नी चाहिए, उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी बच्चे को गुमराह करना हमारा उद्देश्य नहीं, हमारे एकेडमी का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए आप लोग, मैं हर बच्चे को यही सजेस्ट करूंगा कि मार्केट में जाओ और अपने आप परीक्षा वाणी ले आओ, ताकि आपका 50% बेसिक क्लियर आप खुद कर लोगे। परीक्षा वाणी से अगर पूरी पढ़ी तो 70% क्लियर हो जाता है परीक्षा वाणी से, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं उसे डेली तो आपका 50% वैसे भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपसे विदा चाहूंगा, आपका अपना राज थपलियाल, और आशा करता हूं आपसे कि आपको जितना मैंने आप पढ़ाया होगा पूरा लेक्चर, आपको जितना मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से इसको पढ़ेंगे और आप इसको याद करेंगे और आने वाले एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।